नमस्कार, जय हिंद। आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आपके अपने चैनल टीचिंग मिरर पर। आज की इस हमारी फर्स्ट क्लास जिसमें हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं जो आपकी टीआरई 4 के एग्ज़ाम के लिए सबसे महत्वपूर्ण बुक है, बीपीएससी पूर्वावलोकन यानी घटना चक्र के क्वेश्चंस जो भी आपके एग्जाम में बन सकते हैं या अभी तक जैसे भी आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको हम लोग डिस्कस करते हैं। तो चलिए आज की क्लास का हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला टॉपिक आपका जो स्टार्ट करेंगे आज हम लोग वो है गवर्नर जनरल और आपके वायसराय। ठीक है, यहाँ से आपके 2 से 3 क्वेश्चन जरूर आपके पेपर में पूछे जाते हैं। तो इस टॉपिक को आप लोग बहुत ही ध्यान से पढ़ना। और उससे पहले क्वेश्चन को पढ़ने से पहले आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद है तो ज़रूर आप लोग अपने इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और वीडियो को बिना शेयर किए बिल्कुल ना जाना। चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन आपका क्या कहता है कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। तो जो भारत के आपके प्रथम गवर्नर जनरल था लॉर्ड मेयो या लॉर्ड लिटन या लॉर्ड कैनिंग या लॉर्ड डफरिन। तो इनमें से आपके कोई भी जो है वो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल नहीं था, क्योंकि जो आपके भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था वो आपके वारेन हेस्टिंग्स था। ठीक है, चलिए इसके बारे में पढ़ लेते हैं। कहता है वारेन हेस्टिंग्स को 1774 ईस्वी में बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था। कब नियुक्त किया गया? 1774। आप लोग जरूर इसको एक बार लिखिए। फिर कहता है 1834 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिंग को भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया। रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का पहला गवर्नर नियुक्त किया गया। अगर पूछा जाए बंगाल का पहला गवर्नर कौन नियुक्त किया गया तो आप लोग जवाब देंगे रॉबर्ट क्लाइव को, जो इस पद पर 1758 से 1760 ईस्वी में एवं 1765 से आपके 67 ईस्वी की अवधि में आपके ये गवर्नर रहे वहाँ के। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कहता है। कहता है भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था। ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो याद रखना जो आपके भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक पूछा जाए तो वो आपके लॉर्ड क्लाइव थे। कौन था भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक? तो आप लोग बोलेंगे लॉर्ड क्लाइव। इनके बारे में पढ़ते हैं। कहता है भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक लॉर्ड क्लाइव को माना जाता है। किसको माना जाता है? लॉर्ड क्लाइव को। 23 जून 1757 ईस्वी, ये डेट जरूर लिखिए। प्लासी की लड़ाई में आपके विजेता अंग्रेजी सेना का नेतृत्व करता जो आपके थे वो लॉर्ड क्लाइव थे। अगर आपसे पूछा जाए प्लासी की लड़ाई में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कौन कर रहे थे तो वो भी आपके कौन थे? लॉर्ड क्लाइव थे। इसी युद्ध के उपरांत बंगाल में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव पड़ी। तो ये भी आपसे एग्जाम में पूछ सकता है किस युद्ध के दौरान बंगाल में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव पड़ी। तो याद रखना ये जो आपका प्लासी का युद्ध हुआ था 23 जून 1757 ईस्वी को, उसी के दौरान आपके ब्रिटिश साम्राज्य की नींव पड़ी बंगाल में। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है। कहता है निम्नलिखित में से किसने बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली को समाप्त किया। ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि द्वैत शासन जो प्रणाली थी इसको समाप्त किसने किया तो वो आपके वारेन हेस्टिंग्स ने समाप्त किया था। अब किस तरीके से समाप्त किया उसको हम लोग एक्सप्लेन में पढ़ते हैं। तो आप लोग एक्सप्लेन के पॉइंट जो भी हम बोले उनको आप लोग जरूर नोट करके चलना, क्योंकि वो पॉइंट इंपॉर्टेंट होंगे आपके टीआरई 4 के एग्जाम के लिए। पहला पॉइंट कहता है कि वारेन हेस्टिंग्स का कार्यकाल 1772 ईस्वी में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने दोहरी शासन प्रणाली को समाप्त करने का निर्णय लिया तथा कलकत्ता परिषद तथा उसके प्रधान को आज्ञा दी कि वे स्वयं दीवान बने और बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा के प्रबंध को अपने हाथ में ले लें। वारेन हेस्टिंग्स ने दोनों उप दीवानों मोहम्मद रजा खां और राजा सिताब राय को पदच्युत कर दिया और द्वैत शासन जिसकी शुरुआत 1765 ईस्वी में मानी जाती है। ये डेट आप लोग फिर से एक बार पढ़िए। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए द्वैत शासन की शुरुआत कब से मानी जाती है तो आप लोग जवाब देंगे 1765 ईस्वी से। के अंतर्गत कंपनी दीवानी अधिकार अपने पास रखती थी और निजामत के कार्यों का निष्पादन नवाब के माध्यम से करती थी। तो ये भी याद रखना किस तरीके के अधिकार अपने पास रखती थी। जो आपके दीवानी के अधिकार होते उस तरीके के अधिकार अपने पास रखती थी। बाकी जो है निजामत के कार्य थे वो आपके नवाब के माध्यम में या नवाब के माध्यम से कराए जाते थे। कहता है कि लेकिन वास्तविक शक्ति कंपनी के पास में ही होती थी। जो आपके लॉर्ड क्लाइव समझता था कि समस्त शक्ति कंपनी के पास है तथा नवाब के पास सत्ता की केवल छाया ही है। उसने प्रवर समिति को लिखा कि यह नाम यह छाया आवश्यक है तथा हमें इसको स्वीकार करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 आपसे क्या पूछता है। ये भी आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है।
देखिए ये किताब आप लोगों के लिए एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि बीपीएससी पूर्वावलोकन के आप लोग प्रीवियस ईयर जब पेपर उठाएंगे तो वहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे। इसकी वजह ये कि जो आपका बीपीएससी है, ये जब आप घटना चक्र को सॉल्व करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि बीपीएससी आपका किस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछता है। इसीलिए किताब आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, और इसको कोई भी लोग खरीदिए ना, इसके हम आपको फ्री हमने पीडीएफ प्रोवाइड करा दी है। जो भी 2025 के क्वेश्चन है वो भी हम आपको अलग पीडीएफ एक प्रोवाइड करा देंगे। कहता है ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ था? तो याद रखना जो आपके ठगों का उन्मूलन था, ये आपके अगर पूछा जाए किसके नेतृत्व में किया गया, तो याद रखना कैप्टन स्लीमैन के नेतृत्व में किया गया था। कौन सा आंदोलन? इसका एक्सप्लेन हम लोग समझते हैं क्या कहता है। एक एक लाइन काफ़ी ध्यान से पढ़ना। कहता है ठगों में हिंदू और मुसलमान दोनों धर्मों के अनुयायी जो थे वो आपके सम्मिलित थे, परंतु वास्तव में क्या हुआ, ये लोग काली दुर्गा अथवा भवानी की पूजा भी करते थे। किसकी पूजा करते थे? आपके काली दुर्गा हो गई और भवानी जी की। नेक्स्ट लाइन आपसे कहती है तथा प्राय अपने शिकार को सिर काटकर देवी के चरणों में बलि के रूप में भी चढ़ाते थे। उन्हें विश्वास था कि उनका यह धंधा विधि का विधान है तथा उनके शरीर की मृत्यु उनके भाग्य में उसी प्रकार लिखी होती थी। क्या हुआ आगे नेक्स्ट लाइन में? सती प्रथा के प्रश्न पर तो कुछ मतभेद थे, किंतु ठगी के विषय में समस्त जनता ने सरकार को समर्थन किया था। कहता है लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने कैप्टन स्लीमैन को ठगों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए नियुक्त किया। उसने लगभग 1562 ठगों की बंदी बना दिया। कितने ठगों को बंदी बना दिया? लगभग 1562। अब ये आपका टाइम पीरियड जरूर याद रखना, 1826 से 1835 ईस्वी के मध्य में उसने जो है कितने जो ठग थे उनको बंदी बना लिया, तो उनकी संख्या 1562 को। कहता है अनेक ठगों को फांसी भी दे दी गई, उनमें से शेष को आजीवन निर्वासित कर दिया गया। 1837 ईस्वी के पश्चात संगठित रूप से ठगों का अंत हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से कैप्टन स्लीमैन को किस लिए नियुक्त किया गया था? तो आपके ठगों के उन्मूलन के नेतृत्व के लिए उसको नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 आपसे क्या कहता है? ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ था? तो अभी आपने अगर एक्सप्लेन ध्यान से पढ़ा होगा तो सिर्फ आप सेकंड लगाएंगे इस क्वेश्चन का जवाब देने में। कैप्टन स्लीमैन के नेतृत्व में आपके ठगों उन्मूलन का नेतृत्व किया गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग देखते क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे कहता है भारत में ठगी का उन्मूलन करने का श्रेय किसे प्राप्त है? तो किसे प्राप्त है? तो सीधा सा इसका जवाब आप लोग बता देंगे कि WH स्लीमैन को। क्वेश्चन नंबर 7 देखते क्या कहता है। ये देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 आपसे क्या कहता है। भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय में बिछाई गई थी? तो ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण, याद रखना आपके लॉर्ड डलहौजी के समय में आपकी जो है भारत में प्रथम रेलवे लाइन बिछाई गई थी। अब इनके बारे में पढ़ लेते हैं। कहता है भारत में रेल निर्माण की दिशा में प्रथम प्रयास आपके ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी के द्वारा किया गया। प्रथम रेलवे लाइन की डेट जरूर याद रखना, 1853 ईस्वी में बम्बई से थाड़े के बीच में डलहौजी के समय में बिछाई गई थी। दूसरी रेलवे लाइन आपकी 1854 ईस्वी में कलकत्ता से रानीगंज के बीच बिछाई गई थी। तो दोनों याद रखना किस जगह पर किस ईस्वी में, ये जरूर आप लोग याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपसे क्या कहता है। इस तरीके के क्वेश्चन आपके TRE 4 के एग्जाम में 2-3 जरूर देखने को मिलेंगे, तो इसको आप लोग जरूर ध्यान से समझना। कहता है निम्न में से सामाजिक सुधार विलियम बेंटिंक ने प्रारंभ किया। तो जो आपके विलियम बेंटिंक थे उनके द्वारा पूछा गया कौन कौन से कार्य प्रारंभ किए गए थे। तो सबसे पहला ऑप्शन है आपका सती प्रथा का उन्मूलन। जी बिल्कुल ये बात सही हो जाएगी लॉर्ड विलियम बेंटिंक के बारे में। फिर कहता है दास प्रथा का उन्मूलन, तो ये भी बात आपकी सही हो जाएगी। फिर कहता है धर्म परिवर्तन के कारण अयोग्यता के प्रावधान को हटाना, ऐसा तो नहीं है। फिर कहता है ठगों के संगठित गिरोहों का दमन, तो ये भी बात आपके लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने प्रारंभ किया है इनको तीनों को। तो इसीलिए इसका जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं का एक्सप्लेन पढ़ते हैं। कहता है लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने 1828 ईस्वी में बंगाल प्रेसिडेंसी का गवर्नर जनरल बना। 1829 ईस्वी में उसने सती प्रथा को अपराध घोषित कर दिया और उसका उन्मूलन किया। बेंटिंक के काल में ही भारत सरकार का अधिनियम 1833 पारित किया गया था। इसमें दास प्रथा के उन्मूलन का प्रावधान दिया गया था। बेंटिंक ने ठगों के गिरोह के विरुद्ध भी अभियान चलाकर उसका दमन करने का प्रयास किया था। बेंटिंक ने जो है शिक्षा और प्रेस की स्वतंत्रता पर भी काम किया था। फिर कहता है कि 1835 ईस्वी में वह इंग्लैंड वापस चला गया। धर्म परिवर्तन के कारण अयोग्यता प्रावधान को 1850 ईस्वी में क्या कर दिया गया, आपके हटा दिया गया।
इसी तरीके से आपके विकल्प जो है 1, 2, 4 सही हो जाएंगे और विकल्प जो आपका सी है वो सही नहीं होगा। ये क्वेश्चन इसको बहुत ही ध्यान से समझना। कहता है सती प्रथा और गैर कानूनी किसने घोषित किया? तो अभी आपने ऊपर अगर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा होगा तो सिर्फ आप सेकंड लगाएंगे, यानी विलियम बेंटिंक ने जो है आपकी सती प्रथा और गैर कानूनी विलियम बेंटिंक के द्वारा क्या किए गए थे, आपके घोषित किए गए थे। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 आपसे क्या पूछता है? कहता है अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति किस वायसराय ने अपनाई थी? तो याद रखना लॉर्ड लिटिन ने जो है अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति अपनाई थी। तो याद रखना ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, इनके बारे में पढ़ते हैं। कहता है 1876 ईस्वी में लॉर्ड लिटन के वायसराय बनकर आने पर अफगानिस्तान के प्रति अपनाई गई नीति में परिवर्तन आया। कुशल आक्रमणीयता की नीति के स्थान पर अग्रगामी नीति का अनुसरण होने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 11 नंबर क्या कहता है? कहता है लॉर्ड लिटन निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं है? तो यहाँ पर जो आपके ऑप्शन दे रखे गए हैं, पूछा गया लॉर्ड लिटन का इनमें से किससे उनका संबंध नहीं है। तो याद रखना जो आपका क्वेश्चन नंबर 11 है, इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो आपके इल्बर्ट बिल से जो है इनका कोई भी संबंध दूर दूर तक नहीं है। तो याद रखना इस क्वेश्चन का सही जवाब आपकी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। एक्सप्लेन देखते हैं क्या कहता है। कहता है लॉर्ड लिटन इल्बर्ट बिल विवाद से संबंधित नहीं थे। इल्बर्ट बिल वायसराय लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में पेश किया गया था, इसीलिए इनसे इनका कोई संबंध नहीं है। कहता है इस बिल में वरिष्ठ भारतीय न्यायाधीशों को यूरोपीय अपराधों पर मुकदमा चलाने की अनुमति देने की मांग की गई थी। क्वेश्चन नंबर 12 देखते क्या कहता है। कहता है किसने सिंध विजित कर उसका अधिकरण किया? तो याद रखना वो आपके कौन थे जिन्होंने क्या किया, सिंध पर विजय प्राप्त की और फिर उसका क्या किया, अधिकरण कर लिया। तो क्वेश्चन नंबर जो आपका 12 है, इसका सही जवाब आपका नेपियर जो थे, उन्होंने सिंध पर विजय प्राप्त की, फिर उसका उस पर अपना अधिकरण कर लिया। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। एक्सप्लेन देखते क्या कहता है। गवर्नर जनरल लॉर्ड एलन बरो के काल 1842 ईस्वी से 1844 ईस्वी के दौरान 1843 ईस्वी में चार्ल्स नेपियर द्वारा सिंध को पूर्ण रूप से ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। यह प्रथम अंगल अफगान युद्ध का प्रमुख परिणाम था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर आप लोग 12 भी समझ गए होंगे अच्छे से। देखते क्वेश्चन नंबर 13 आपके मिलान वाला पूछा गया, और ऐसा भी क्वेश्चन आपके TRE 4 के एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा, वो कोई भी क्वेश्चन देखने को मिले आप। तो चलिए इसको हम लोग ध्यान से पढ़ते हैं। कहता है कि कूट का प्रयोग करके सही उत्तर को चुनना है आपको। तो सबसे पहला ऑप्शन है आपके मैकडोनाल्ड, इनका जो संबंध है वो आपके किससे हो जाएगा? तो इनका जो है कम्युनल अवार्ड से इनका संबंध हो जाएगा। ठीक है, फिर कहता है लिन लिथगो, इनका संबंध आपके किससे हो जाएगा? तो ये आपके अगस्त प्रस्ताव से संबंधित है। फिर कहता है डलहौजी, तो डलहौजी आप आसानी से इसका जवाब दे सकते हैं। तो डलहौजी का संबंध आपके किससे हो जाएगा? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। चेम्सफोर्ड, ये आपके द्वैत शासन प्रणाली से संबंधित हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप इसका ऑप्शन जब देखेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम लोग देखते क्या कहता है। यहाँ पर एक बार फिर से रिपीट करते हैं। मैकडोनाल्ड यानी कम्युनल अवार्ड, लिन लिथगो यानी अगस्त प्रस्ताव, डलहौजी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, चेम्सफोर्ड मतलब द्वैत शासन। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है निम्नलिखित में से किस राज्य को लॉर्ड डलहौजी के हड़प नीति के तहत शामिल नहीं किया गया था? तो याद रखना वो कौन सा राज्य हो जाएगा जिसके आपके लॉर्ड डलहौजी की जो हड़प नीति थी उसमें आपके उसको शामिल नहीं किया गया था। तो याद रखना क्वेश्चन नंबर जो आपका 14 है उसका जो सही जवाब हो जाएगा वो आपका जयपुर हो जाएगा। चलिए इसका एक्सप्लेन हम लोग देखते क्या कहते हैं। कहता है लॉर्ड डलहौजी ने अवध के नवाब वाजिद अली शाह पर कुशासन का आरोप लगाकर फरवरी 1856 को अवध का अंग्रेजी राज्य में विलय कर लिया। अवध के अतिरिक्त डलहौजी के व्यापक सिद्धांत के अंतर्गत विलय किए गए प्रदेश सातारा, जैतपुर और संभलपुर, बघाट, उदयपुर, झांसी तथा नागपुर थे। जयपुर इसमें से शामिल नहीं था। क्वेश्चन नंबर 15 देखते क्या कहता है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। कहता है सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति किससे संबंधित है? तो याद रखना जो आपकी सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति है वो आपके लॉर्ड, इनका सही जवाब आप लोग समझ गए होंगे कि वारेन हेस्टिंग्स हो जाएगा, जिनसे जो है इनका किससे संबंधित है, आपके सुरक्षा प्रकोष्ठ से। चलिए इनके बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा बहुत।
कहता है सुरक्षा प्रकोष्ठ या घेरे की नीति से जो आपके वारेन हेस्टिंग्स तथा जो आपके वेले जली हैं वो इनसे क्या है संबंधित थे। कहते हैं वारेन हेस्टिंग्स ने क्या किया है, जो आपके मैसूर और मराठों के साथ युद्ध अन्य भारतीय रियासतों के साथ बराबरी की पदवी प्राप्त करने की भावना से किया। इस समय कंपनी ने अपने राज्य के चारों ओर मध्य राज्य बनाने का प्रयत्न भी किया। इसका उद्देश्य क्या था, केवल अपने राज्य की रक्षा करना था, अथवा हम यह भी कह सकते हैं कि अपने पड़ोसी राज्यों की सीमाओं से रक्षा करें ताकि अपनी सीमाएं सुरक्षित रहें। उस समय भय मुख्यतः किसके बीच में था, आपके अफगानों और मराठों से था। इसलिए कंपनी ने अवध के राजा व्यवस्था कार्य को इस शर्त पर संभाला कि अवध का नवाब उस व्यय को बोझ उठाए और इस प्रकार अवध की क्या होगी, रक्षा ही बंगाल की रक्षा थी। फिर कहता है जो आपके वेले जिली के जाने से कंपनी के भारतीय रियासतों के साथ संबंधों में परिवर्तन आया है। वेले जुली का उद्देश्य था भारतीय रियासतों को अपनी रक्षार्थ कंपनी पर निर्भर करने का बाध्य करना था। उसने भारतीय रियासतों को अंग्रेजी राजनीतिक शक्ति के और सैनिक रक्षा के घेरे में लाने का आपके प्रयत्न भी किया था। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं आपका क्या कहता है। कहता है लॉर्ड वेले जली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार आपका कौन था। तो याद रखना सहायक संधि स्वीकार करने वाले जो पहले मराठा सरदार थे वो आपके पेशवा बाजीराव टू थे। ठीक है, इस क्वेश्चन का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए एक्सप्लेन देखते हैं क्या कहता है। कहता है दौलत राव सिंधिया और जसवंत होलकर दोनों पूना में अपने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शित करना चाहते थे, यानी दोनों जो है अपना पूना में क्या करना चाहते थे, सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना चाहते थे। बाजीराव द्वितीय सिंधिया का साथ दे रहा था। उसने 1801 में जसवंत के भाई की भी हत्या कर दी और परिणाम में उसके क्या निकला कि जसवंत होलकर की सेना जो है वो पूना पर आक्रमण कर पेशवा और सिंधिया की संयुक्त सेना को क्या कर दिया, परास्त कर दिया। नेक्स्ट लाइन कहता है कि बाजीराव द्वितीय ने भागकर बसीन की शरण ली और 31 दिसंबर 1802 को अंग्रेजों से बसीन की क्या की, संधि भी की है। नेक्स्ट लाइन आपसे कहती है कि संधि के अनुसार पेशवा बाजीराव द्वितीय जो थे इन्होंने अंग्रेजों की संरक्षकता स्वीकार कर ली। ठीक है, नेक्स्ट लाइन आपसे कहती है इस संधि को मराठा द्वारा जो है वो अंग्रेजों के साथ की गई प्रथम सहायक संधि की संज्ञा दी गई। ठीक है, यानी जो आपके पेशवा बाजीराव टू थे इन्होंने अंग्रेजों की संरक्षकता जो थी उसको स्वीकार कर लिया और फिर क्या होता है कि इस संधि को जो है मराठा और अंग्रेजों के साथ की गई प्रथम सहायक संधि की संज्ञा भी दी गई। क्वेश्चन नंबर 17 देखते क्या कहता है। कहता है कि लॉर्ड मेयो के 1870 के संकल्प के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन आपके सही हैं। तो जो आपके लॉर्ड मेयो थे 1870 में पूछा गया इनके जो संकल्प थे उनमें से कौन सा कथन सही है। तो पहला देखते हैं, पहला ऑप्शन आपसे क्या कहता है कि केंद्रीय और प्रांतीय वित्त को विभाजित करने वाला यह पहला कदम था। जी बिल्कुल, ये बात बिल्कुल कथन सही हो जाएगा आपका। सेकंड कहता है प्रांतीय सरकारों को कुछ सेवाएं प्रशस्त करने का अधिकार दिया गया, ये भी बात बिल्कुल सही हो जाएगी। 1870 के संकल्प के बारे में किसके बारे में, आपके लॉर्ड मेयो के बारे में। ऑप्शन नंबर 3 आपसे क्या कहता है, इसने मौजूदा असमानता को सुधारने का भी प्रयास किया। जी बिल्कुल, इन्होंने किया था इसको सुधारने का प्रयास। फिर फोर्थ ऑप्शन आपसे कहता है इसने प्रांतों की वास्तविक आवश्यकताओं पर भी ध्यान केंद्रित किया, तो ये भी बात आपकी सही हो जाएगी। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का सही जवाब चारों हो जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पर कुछ और दे नहीं रखा है, इसको आप देखेंगे ध्यान से, बस आपको कुछ डेट ही जरूर याद रखना है कि जैसे संकल्प कब लिया गया, तो 14 दिसंबर 1870 को एक संकल्प जारी किया गया। ठीक है, फिर नेक्स्ट लाइन आपसे क्या कहती है कि जिसे जो है मेयो रिजोल्यूशन या प्रांतीय सरकार का चार्टर भी कहा जाता है। इसको जरूर याद रखना कि इसको अन्य किस नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर आप लोग याद रखेंगे कि इनका शासनकाल जो भी था वो 1869 से 1872 ईस्वी तक था। ठीक है, और इन्होंने मुख्य कार्य क्या किया था, शैक्षणिक और प्रशासनिक सुधारों के लिए इनको क्या किया जाता है, स्मरण किया जाता है, यानी याद किया जाता है। किसके कार्यों के लिए, आपके शैक्षणिक जो भी प्रशासनिक कार्य थे उनमें सुधार के लिए। ठीक है, तो ये भी आप पॉइंट समझ गए होंगे। बाकी कोई इसमें विशेष पॉइंट इंपॉर्टेंट नहीं है जो आपके पेपर में जहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सके, लेकिन बाकी जो भी है वो आप एक बार जरूर पढ़ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या कहता है। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कहता है निम्न
में किस देसी रियासत को अंग्रेजों ने अपने क्षेत्र में नहीं मिलाया था? तो सिंध था, ग्वालियर था, अवध था या सातारा? तो याद रखना इसमें से जो अंग्रेजों ने अपने क्षेत्र में किसे नहीं मिलाया था, अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए तो याद रखना, इसको आप जरूर एक बार लिखिए। तो जो आपका ग्वालियर था, इसको जो है अंग्रेजों ने अपने क्षेत्र में नहीं मिलाया था। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब चलिए समझते हैं इसके पीछे की वजह क्या है। कहता है कि प्रश्नगत विकल्पों में ग्वालियर रियासत को अंग्रेजों द्वारा अपने क्षेत्र में नहीं मिलाया गया। सिंध का विलय लॉर्ड एलन बरो के शासनकाल में किया गया। इनका शासनकाल जरूर याद रखना। जो आपकी सिंध का विलय किसके शासनकाल में किया गया, तो टाइम पीरियड भी आप लोग देख लेना, 1842 से 1844 के। नेक्स्ट लाइन आपसे कहती है, लॉर्ड डलहौजी के काल में कुशासन के आरोप में अवध का विलय एवं व्यापगत सिद्धांत के द्वारा सतारा का विलय भी किया गया। ठीक है, तो ये पॉइंट जरूर आप लोग याद रखना। डेट 1856 और सतारा का विलय आपके 1848 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। कहता है, भारत के वायसराय के रूप में किसके कार्यकाल में महान शहीद भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को आपके क्या दी गई थी, फांसी दी गई थी? ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो किसके कार्यकाल में आपके शहीद भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को जी को फांसी दी गई थी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब आपके लॉर्ड इरविन के शासनकाल में, या जब आपका लॉर्ड विलियम वायसराय था उसी के कार्यकाल में जो है आपके शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु जी को फांसी दी गई थी। चलिए इनकी डेट थोड़ा देख लेते हैं। कहता है, महान शहीद क्रांतिकारी भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु। वायसराय जो आपके थे लॉर्ड इरविन, कार्यकाल 3 अप्रैल 1926 से 18 अप्रैल 1931। जरूर ये डेट याद रखना, महत्वपूर्ण है। कब से कब तक? 3 अप्रैल 1926 से 18 अप्रैल 1931 के कार्यकाल के दौरान। और इनको फांसी की डेट जरूर आप लोग एक बार लिखिए, 23 मार्च 1931 को इन तीनों लोगों को क्या दी गई थी, फांसी दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कहता है। कहता है, इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना किसने की? और या तो इसको इस तरीके से एग्जाम में पूछा जा सकता है कि इंडियन कैडेट कोर की स्थापना किसने की। इन दोनों में से किसी भी तरीके का क्वेश्चन पूछा जाए तो आप लोग उसका जवाब देंगे लॉर्ड कर्जन ने की। चलिए इसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं। कहता है, लॉर्ड कर्जन ने वर्ष 1901 में, ये डेट जरूर याद रखना, कब? 1901 में इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना की। इसका उद्देश्य क्या था? जो भी आपकी देसी नरेशों के राजकुमारों एवं सामंतों के पुत्रों को क्या करना था, सैनिक शिक्षा का प्रबंध करना था। ठीक है, इसका उद्देश्य भी आप लोग समझ गए होंगे क्या था। क्वेश्चन नंबर 21 आपसे कहता है कि महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी नियुक्त किया गया। कब नियुक्त किया गया था आपके भारत की साम्राज्ञी के रूप में? तो याद रखना, ये डेट आप लोग जरूर एक बार लिखिए, 1877 ईस्वी में। एक्सप्लेन देखते हैं। कहता है, राजसी उपाधि अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा 1876 में पारित किया गया। कब पारित किया गया? 1876 में। इस अधिनियम के तहत महारानी विक्टोरिया 1 जनवरी 1877 को दिल्ली दरबार में भारत की साम्राज्ञी घोषित किया गया। इसी प्रकार जो क्या था, सम्राट एडवर्ड सेवेंथ को वर्ष 1903 में तथा जॉर्ज पंचम को वर्ष 1911 में भारत का सम्राट घोषित किया गया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है। कहता है, किसने स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को साहस और दूरदर्शिता के एक उत्कृष्ट नेता के रूप में अभिवादन किया? तो याद रखना, किसने इनका जो है आपके साहस और दूरदर्शिता के एक उत्कृष्ट नेता के रूप में किसने इनका अभिवादन किया था? तो जरूर इनका नाम याद रखना, आपके लॉर्ड माउंटबेटन ने इनका अभिवादन किया था। चलिए देखते हैं, एक्सप्लेन देखते हैं क्या कहता है। कहता है, लॉर्ड माउंटबेटन ने स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को साहस और दूरदर्शिता के एक उत्कृष्ट नेता के रूप में अभिवादन किया था। किसने? आपके लॉर्ड माउंटबेटन ने। ये क्वेश्चन, इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ते हैं हम सभी लोग। कहता है कि मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही। ऐसे ही कथन आपके एग्जैक्ट एग्जाम में पूछे गए और पूछे भी जाएंगे TRE 4 के एग्जाम में। तो कहता है, मुझे विश्वास है कि कांग्रेस जो है अपने विनाश की तरफ जा रही है और मेरी ये बड़ी इच्छा है,
भारत में रहते होगी कि इसके शांति प्रिय निधन के लिए इसका सहायक बनूं। यह किसने लिखा था? तो जरूर इनका नाम आप लोग एक बार लिखिए अपनी कॉपी पर। तो ये जो है आपके लॉर्ड कर्जन ने ऐसा कहा था। चलिए एक्सप्लेन देखते हैं क्या कहता है। कहता है अंग्रेज शासक समझते थे कि नरमपंथियों के नेतृत्व में कांग्रेस काफ़ी कमज़ोर है, जनता में इसकी पैठ नहीं है, अतः इसे खत्म किया जा सकता है। इसी नीति के सबसे बड़े प्रवक्ता आपके कौन थे? लॉर्ड कर्जन थे। वर्ष 1900 में कर्जन ने ब्रिटिश सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को लिखा, मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और मेरी यह बड़ी इच्छा है भारत में रहते होगी कि इसके शांति प्रिय निधन के लिए इसका सहायक बनूं। नेक्स्ट लाइन कहती है वर्ष 1903 में उन्होंने मद्रास के गवर्नर को लिखा, जब से मैं भारत आया हूँ मेरी नीति यही रही है कि किसी भी तरह कांग्रेस को नपुंसक बना दूं। कर्जन ने कांग्रेस को अध्यक्ष के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल से मिलने से क्या कर दिया था? आपके इनकार भी कर दिया था। तो जरूर ये पॉइंट याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए और पूछे भी जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। कहता है कि निम्न में से किस वायसराय के कार्यकाल में भारतीयों को राय बहादुर और खान बहादुर उपाधियां प्रदान करना प्रारंभ हुआ? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब अगर आपसे पूछा जाए तो लॉर्ड लिटन हो जाएगा, लेकिन इस बुक में जो है इसका जवाब आपके गलत दे रखा गया है। वहाँ पर आपका जवाब ऑप्शन नंबर ई है। तो याद रखना, अगर आप इसको सर्च करके देखेंगे गूगल वगैरह पर या किसी अन्य जगह पर, तो याद रखना जो आपके भारतीयों को राय बहादुर और खान बहादुर की उपाधियां प्रदान करना जो है किसके कार्यकाल से प्रारंभ हुआ था? तो आपके लॉर्ड लिटन के कार्यकाल से। चलिए एक्सप्लेन देखते हैं क्या कहता है। कहता है 1857 के विद्रोह के समय अंग्रेजों की सहायता करने वाले देसी शासकों, जमींदारों आदि को अपना विश्वास पत्र बनाने के लिए उन्हें उपाधियां, खिलहत, भूमि अनुदान, ऋण माफी आदि सुविधाएं प्रदान की जाने लगीं। इनमें हिंदुओं को दी जाने वाली प्रमुख उपाधियां कौन थी? राय बहादुर थी। एवं मुस्लिमों को एवं पारसियों को दी जाने वाली समकक्ष उपाधि खान बहादुर थी। 1859 एवं 1860 ईस्वी से इन उपाधियों को दिए जाने के साक्ष्य मिलते हैं। तो याद रखना इस समय किसका कार्यकाल था? तो आपके लॉर्ड लिटन का था। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो जरूर आप लोग इसको याद रखना, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछते हैं। प्रथम भारतीय जिन्होंने स्वाधीन भारत के गवर्नर जनरल का पदभार ग्रहण किया, तो याद रखना वो प्रथम भारतीय आपके सी राजगोपालाचारी जी थे, जिन्होंने क्या है भारत में गवर्नर जनरल का पदभार ग्रहण किया और वो भी प्रथम बार। चलिए देखिए एक्सप्लेन हम लोग देखते हैं। कहता है सी राजगोपालाचारी वर्ष 1948-50 तक स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय तथा अंतिम गवर्नर जनरल थे। ये भारत के प्रथम गवर्नर जनरल भी थे और अंतिम गवर्नर जनरल भी थे। कौन? आपके सी राजगोपालाचारी जी। कहता है इस पद पर 26 जनवरी 1950 तक रहे। ये वर्ष 1952 और 54 तक मद्रास के मुख्यमंत्री भी रहे। फिर कहता है वर्ष 1959 में विभिन्न मुद्दों पर कांग्रेसी नेताओं से मतभेद के कारण ये क्या किया, इन्होंने कांग्रेस छोड़कर स्वतंत्र पार्टी का आपके गठन किया। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। कहता है स्वतंत्र भारत के आपके पहले भारतीय गवर्नर जनरल पूछे या यहीं पर पूछता स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल, तब भी आपका सही जवाब राजगोपालाचारी जी हो जाता। ठीक है, एक्सप्लेन आपने अच्छे से पढ़ ही लिया होगा। आज की हमारी क्लास इसी क्वेश्चन के साथ समाप्त होती है, क्योंकि इस टॉपिक में अभी तक आपके जो भी एग्जाम हुए उसमें सिर्फ 26 क्वेश्चन पूछे गए जो हमने आपके साथ डिस्कस किए, और इन्हीं 26 क्वेश्चनों को अगर आपने अच्छे से तैयार कर लिया तो आपका गवर्नर जनरल से कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता है। ठीक है, तो बस आपको इन्हीं 25 क्वेश्चनों 26 क्वेश्चनों पर ध्यान देना है, और आपके TRE 4 के एग्जाम में जो भी इस टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे वो 100% आपके सही होंगे। तो आज की हमारी फर्स्ट क्लास आप लोगों को घटना चक्र की कैसी लगी, तो ज़रूर आप लोग अपना रिस्पांस कमेंट बॉक्स में देना। और थोड़ा सा हेल्थ प्रॉब्लम होने की वजह से हमने आपको पिछले 2 दिन से क्लासें नहीं प्रोवाइड कराई है, उसके लिए आप सभी लोगों से सॉरी। आप कोशिश करेंगे कोई भी दिन आपका खाली नहीं जाएगा, हम हर दिन आपको कंटेंट प्रोवाइड कराएंगे किसी न किसी तरीके से। आप लोगों को हमारी ये आज की वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर आप लोग इस वीडियो को बिना लाइक और बिना शेयर किए बिल्कुल ना जाना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए आप सभी लोगों से राधे राधे।